हेलो व्यूअर्स, मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ और इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट को ही आगे लेते हुए चलेंगे। तो पुराने जितने भी पार्ट्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं अभी तक आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स और क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अंजिष्ठा रावत से मेरी आईडी है और आप फेसबुक पर भी मुझे लिख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके क्वेरीज़ को आंसर कर दूँगी। तो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ओल्ड स्कूल्स जो थे वो अपने ट्रीटमेंट्स क्या करते थे, तो वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। ब्लड लेटिंग्स, डायूरेटिक्स, डायफोरेटिक्स एंड many other drugs that causes the evacuation of the alimentary canal and all those things are there. ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा फुटनोट की तरफ चलेंगे। Footnote 17 was an expression which likewise betrayed that they imagined and presupposed a morbific substance which had to be dissolved and expelled. तो उनको ये लगता था कि there is a morbific substance which had to be dissolved or expelled. That is why they used to use these kind of treatments, to cure the diseases. But what they actually do, they actually excite the pain in the different part of the body by the metastasis and abscesses, by eruptions and suppurating ulcers. So what they actually do, they actually harm the body more and more. The hurtful practice of apparently ameliorating disease for a short time, that definitely that the kind of a treatment used to give some relief to the patients, but for a particular short period of time, removing them in such a manner that another and a worse disease was roused. But at the end of the day hota kya tha, there would arouse a more dangerous disease in the body of the patient. They merely imitate the reasoning life preserving power when left to itself in disease, which entirely depend on as it is upon the organic laws of the body. It is only capable of acting in conformity with these laws and is not guided by reason and reflection. They copied nature. Here, डॉक्टर हैनीमैन कहना चाह रहे हैं कि उनको ये लगता था कि वो लॉ ऑफ नेचर को मतलब उसके अपोजिट जाके वो कुछ कर सकते हैं, वो मतलब कि वो ठीक कर सकते हैं पेशेंट को। बट हेयर इन दीज फ्यू लाइन्स हैनीमैन इज़ टॉकिंग अबाउट द वाइटल फोर्स। देखिए, हैनीमैन ने कहा है वाइटल फोर्स इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इट इज़ एन अनइंटेलिजेंट फोर्स विच कैन नॉट लाइक एन इंटेलिजेंट सर्जन। मतलब उसको आप अपने तरीके से ठीक करने दो, जैसा वो चाहती है ठीक करना, जैसा नेचर उसको अलाउ करता है करने के लिए। आप उसको डायरेक्ट मत करो, क्योंकि आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे। द फोर्स इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट कि वो आपके डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। अगर आप उसको एक मटीरियलिस्टिक बॉडी में डालोगे, अगर आप किसी एलोपैथिक ट्रीटमेंट या किसी ऐसे ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करोगे, तो वाइटल फोर्स ये नहीं देखेगी कि आप उसको क्योर करने के लिए डाल रहे हो। वाइटल फोर्स उसको अपने तरीके से रिएक्ट करेगी एंड अगेन बॉडी में कुछ ना कुछ और चेंजेस होते रहेंगे ड्यू टू दोज ड्रग्स और ड्यू टू दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एज वेल। तो डॉक्टर हैनीमैन ने एक बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बात वाइटल फोर्स की हो रही है। विच कैन नॉट लाइक एन इंटेलिजेंट सर्जन, इट इज़ नॉट लाइक अ सर्जन, ब्रिंग टुगेदर द गैपिंग लिप्स ऑफ द वोंड and by the union effect a cure which knows not how to straighten and adjust the broken ends of bone lying far apart and excluding much। ठीक है, वाइटल फोर्स को इतना नहीं पता है कि वो उसको कैसे गैप्स को जोड़ना है, कैसे यूनियन ऑफ बोन्स करनी है, कैसे ब्रोकन बोन्स के एंड को जोड़ना है। ठीक है,
ऑफनली वो क्या करती है, वो ऑफन इन एक्सेस ऑफ क्या करती है, एक्सेस प्रोड्यूस कर देती है। तो जहाँ पर भी आपको कभी अगर बोन डिफॉर्मिटी हो रही है या बोन रीयूनियन अच्छे से नहीं हुआ है, तो वाइटल फोर्स इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि वो उसको जोड़ देगी। वो क्या करेगी, वहाँ पर नए बोन्स का प्रोडक्शन करेगी, यानी कि वहाँ पर नए ऑस्शियस मैटर वहाँ पर क्रिएट करेगी। ठीक है, वाइटल फोर्स कैन नॉट पुट अ लाइगेचर ऑन अ वुंडेड आर्टरी बट इन इट्स एनर्जी कॉजेज द पेशेंट टू ब्लीड टू डेथ। लेकिन क्या करेगी, वो पेशेंट को इतना ब्लीड करवाएगी कि वो डेथ तक चला जाए। ठीक है, वाइटल फोर्स विच डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्लेस अ डिसलोकेट शोल्डर, पर वो ये ज़रूर करेगी कि वहाँ पर आपके स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस होने लगेगा, पेन होने लगेगा, सो दैट आपका ध्यान जो है उस तरफ जाए। Vital force cannot remove a foreign body from the cornea, but it can destroy the eye by the suppuration, which, with all its efforts, can only liberate a strangulated hernia by gangrene of the bowel and death. ठीक है, the vital force again, which by the metaschematism is it produced in dynamic diseases, often renders them much worse than they were originally. if अगर आप उसको छेड़ोगे तो ओरिजिनली जैसे डिजीज़ थी, आप उससे भी बहुत बुरी कंडीशन में अपने पेशेंट को लेकर आ सकते हैं। देन द फुट नोट, द एफर्ट्स मेड बाय द नेचर फॉर द रिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, खुद कर रही है, वो एफर्ट्स खुद करेगी इन द डिजीजेस वेयर नो मेडिसिन वॉज गिवन। जहाँ पर आप मेडिसिन नहीं भी अगर देंगे तो भी आपकी वाइटल फोर्स अपना काम करती रहेगी। वर रिगार्डेड एज मॉडल्स ऑफ ट्रीटमेंट वर्दी ऑफ इमिटेशन, बट दिस वॉज अ ग्रेट एरर। ओके, तो ये लोग क्या करते थे, टू टर्मिनेट द सेल्फ इन्फ्लिक्ट टॉर्चर ऑफ अ रियल क्योर इफ़ नेचर इज़ अनेबल टू क्योर होम्योपैथिकली। ठीक है, अगर नेचर होम्योपैथिकली क्योर नहीं कर पा रहा है, अगर आप कोई भी ड्रग नहीं दोगे ना, तो भी आपकी वाइटल फोर्स अपना काम करेगी ही करेगी। आप उसको नहीं रोक सकते, चाहे वो आपके लिए अच्छा करे चाहे वो आपके लिए ख़राब करे। अगर आप होम्योपैथिकली उसको ट्रीट करते हो, होम्योपैथिक मेडिसिन देते हो, तो आप वाइटल फोर्स को एक सही डायरेक्शन में गाइड करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप क्या करते हो, हर डिजीज़ से सिमिलर उसको एक आप कह सकते हो कि आप उसको थोड़ा सा धोखा देते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई भी मेडिसिन नहीं दोगे, एलोपैथिक होम्योपैथिक कुछ भी नहीं, फिर भी आपकी जो वाइटल फोर्स है वो एक्ट ज़रूर करेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, द पिटिएबल एंड हाईली इम्परफेक्ट एफर्ट्स ऑफ द वाइटल फोर्स टू रिलीव इटसेल्फ इन acute diseases is a spectacle that should excite our compassion and command the aid of all the powers of the rational mind to terminate the self-inflicting torture by a real cure। ठीक है, तो हम उसको, जो अब वाइटल फोर्स खुद को एक्यूट डिजीज़ में इतना टॉर्चर करती है, आप उसको रियल क्योर कर सकते हो। जो भी एक्यूट डिजीज़ में आपको सिम्टम्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी वाइटल फोर्स का ही रिएक्शन है। इफ़ नेचर इज़ अनेबल टू क्योर होम्योपैथिकली अ डिजीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहले से ही कोई डिज़ीज़ आपकी बॉडी में है, जैसा कि हमें पता है कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, अगर आपने थोड़ी सी ऑर्गन पढ़ी हो, तो काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का एग्ज़ाम्पल लें, तो कहते थे कहता कहा ऐसा माना जाता था कि जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रहा, जिन लोगों को काउ पॉक्स हो गया है, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये होम्योपैथिक क्योर है। ठीक है, तो अगर नहीं कर पा रही है बॉडी, होम्योपैथिकली क्योर नहीं कर पा रही है, और आपकी बॉडी में पहले से ही कोई डिजीज़ एग्जिस्ट करती है, तो बाय द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर फ्रेश मेलोडी सिमिलर टू इट, तो क्या करेगी वाइटल फोर्स विल प्रोड्यूस एन अनदर फ्रेश मेलोडी सिमिलर टू इट, which very rarely lies in her power, and if to the organism alone is left the task of overcoming by its own forces and without external aid।
ठीक है, आपको बाहर से कोई एक्सटर्नल एड देने की भी ज़रूरत नहीं है। अ डिजीज़ न्यूली कॉन्ट्रैक्टेड, तो क्या होगा, डिजीज़ अपने आप जो डिजीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इन केसेस ऑफ क्रॉनिक मायाज्म इट्स पावर ऑफ रेजिस्टेंस इज़ क्वाइट इनफिशियस। लेकिन क्या होता है, जब हम क्रॉनिक केसेस में पहुंच जाते हैं तो वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब एक्यूट डिजीज़ होती है तो वाइटल फोर्स, आपके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत कह सकते हैं कि इंटेंसिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। बट एज सुन एज यू प्रोग्रेस इन योर डिजीज़, इन द वे ऑफ योर डिजीज़, योर वाइटल फोर्स बिकम वीक, तो वो इतने अच्छे रिएक्शंस भी नहीं दे पाती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक क्रॉनिक मायाज्म में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। एफर्ट्स ऑफ नेचर टू सेव द इंडिविजुअल एट वॉट एवर कॉस्ट, लेकिन फिर भी क्या करना है, नेचर को अपनी बॉडी को बचाना है, वाइटल फोर्स को अपनी बॉडी को बचाना है, तो वो उसी तरीके के सिम्टम्स जो है आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। लिटिल वॉज वी मॉर्टल नो ऑफ द ऑपरेशंस दैट टेक प्लेस इन द इंटीरियर बॉडी। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि जब वी आर इन हेल्दी पोजिशन तो बहुत ही कम ऐसा है जो हम अपनी बॉडी में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको हम जानते हैं। अभी भी बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जानते हैं ड्यूरिंग द हेल्दी स्टेट। इन्होंने यहाँ पे लिखा था इन द हेल्थ which must be hidden from us as certainly as they are patent to the eye of the all-seeing creator and preserver of his creature. Just as little can we perceive, जितना हम देखते हैं ना उससे भी कम हम परसीव कर सकते हैं जब हमारी बॉडी डिजीज़ में होती है, तो हमारे अंदर क्या डिस्टर्बेंस चल रही है, क्या कंडीशंस हैं, वो हमें उससे भी कम पता होता है जब हम हेल्दी कंडीशंस में होते हैं। तो इनका क्या कहना है, सो दैट इज़ नो गिवन केस कैन बी ascertain which of the morbid symptoms are caused by the primary action of the morphic agent, which by the actions of the vital force for its own relief। तो ये कह पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो प्राइमरी एक्शन ऑफ द मॉर्फिक एजेंट की वजह से आ रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो वाइटल फोर्स अपने आप को बचाने के लिए, बॉडी को बचाने के लिए, रिलीफ देने के लिए आ रहे हैं। बोथ आर इन एक्सट्रिकेबली मिक्सड अप। इतनी गंदे तरीके से वो दोनों सिम्टम्स मिक्स हो जाते हैं कि वो आपको कंप्लीट एक पिक्चर देखने को मिलती है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको सिर्फ एक कंप्लीट पिक्चर देखने को मिलेगी जो आपकी आंखों के सामने है। दैट इज़ आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द एंटायर इंटरनल मेलेडी फॉर द फ्रूटलेस एफर्ट्स ऑफ unassisted vitality to terminate the sufferings are themselves suffering of the whole organism। तो हमें क्या दिखता है, हमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म दिखता है जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है और वो सफ़र कर रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही दिखाई देता है। अफेक्टेड पार्ट्स आर सैक्रिफाइस्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डर टू सेव द रेस्ट। ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं, वेदर हम उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, तो इन ऑर्डर टू रिलीव द प्राइमरी अफेक्टेड ऑर्गन बाय द क्राइसिस और इंक्रीज ऑफन वायलेंट। इन्होंने यहाँ पे एलोपैथिक के बारे में बताया है। तो एक्सक्यूज़ मी, क्या करते हैं ये कि जो ऑर्गन ज़्यादा क्राइसिस में हैं उसको ये सेव करने की कोशिश करते हैं, बट अक्सर क्या हो जाता है वो वायलेंट इफेक्ट देता है। ठीक है, ख़राब कर देता है। एक्टिविटीज़ एक्साइटेड इन द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्या करते हैं ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं टू ड्रॉ अवे द डिजीज़ फ्रॉम द फॉर्मर टू द लैटर। तो अगर कोई भी आपका प्राइमरीली जो इफेक्ट हुआ हुआ ऑर्गन है उससे ध्यान हटाकर आपका वाइटल फोर्स का ध्यान सारा का सारा दूसरे पार्ट्स में डाल देते हैं, मतलब किसी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे या किसी और ऑर्गन पे डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, बाय क्रिएटिंग वॉमिटिंग्स, पर्जिंग्स, डायरेसिस, डायफोरेसिस, एब्सेसिस एक्सेट्रा। ठीक है, तो व्हेन द नेचर क्योर इट एक्ट्स लाइक एलोपैथी और होम्योपैथी, दोनों तरीके से ही काम कर सकती है। अगर सिमिलर डिजीज़ आ रही है आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में पहले से ही कोई डिजीज़ है, उसकी सिमिलर कोई डिजीज़ आ रही है तो होम्योपैथिकली नेचर आपका क्योर कर रहा है। अगर ऑपोजिट डिजीज़ आ रही है, डिसिमिलर डिजीज़ आ रही है, तो एलोपैथिकली आपका बॉडी जो है ट्राइंग टू क्योर योर प्रीवियस मेलेडी। ठीक है, in short, the whole operations of the self-aiding power of the organism when attacked by a disease displays to the observer nothing but suffering, nothing that he could or
or to imitate if he wishes to cure disease in a truly artistic manner। तो हमें क्या इन शॉर्ट हमें दिखाई क्या देता है, जो हमारी सेल्फ एडिंग पावर है, यानी कि जो हमारी वाइटल फोर्स है, उसके जो भी ऑपरेशंस हैं, जब हमारी बॉडी डिजीज़ से अटैक्ट होती है तो वो क्या करती है, ओवरऑल आपको एक पिक्चर दिखा देती है कि भैया मेरे पास ये सिम्टम्स हैं, मुझे नहीं पता ये कौन से वाइटल फोर्स की वजह से है, मुझे नहीं पता ये कौन से मॉडिफिक एजेंट्स की वजह से हैं, बट इफ़ यू वांट टू क्योर इट इन एन ट्रूली आर्टिस्टिक मैनर, यू नीड टू टेक द होल पिक्चर ऑफ योर पेशेंट। ठीक है, तभी आप उसको अच्छे से क्योर कर पाएंगे। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।